How are you? I am going to teach about English. आज का हमारा जो सब सब्जेक्ट है ग्रामर और उसपे टॉपिक हमने रखा है टेंस। टेंस में जो आज हमारा टॉपिक चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसको और भी किस नाम से जानते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में स्पष्ट कर देंगे कि इसको किस किस और भी नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो किसी कार्य के लगातार होना, लगातार चलते रहने का बोध कराता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, और भी इसको नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इन नामों से भी हम जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब आज के दौर में कंपटीशनों में देखा जा रहा है कि टेंस का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्थान पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दे रहा है। यदि बच्चे इस चीज को न समझ पाए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो गलती करके ही आएंगे। इसलिए गलती न हो, भविष्य में आने वाली जो चीजें हैं कैसे उसको हम जानेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या उसका तरीका होता है, उसको किस किस नाम से जानते हैं, ये सब सारी चीजें जानना आवश्यक है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब परीक्षाओं में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस न देकर अब इन नामों को दे रहा है। जो बच्चे इन नामों को नहीं जानते रहेंगे वह समझ ही नहीं पाएंगे कि किस टेंस का ये वाक्य है, किस टेंस की बात कही जा रही है। इसलिए आज हम आपको ये भी समझाएंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कैसे कहलाता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कैसे कहलाता है। जैसे आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस जो शब्द है वह कंटिन्यू शब्द से बना हुआ है। कंटिन्यू का मतलब ही होता है किसी कार्य का जारी रहना। तो जिसमें कोई कार्य जारी रहता है उसे ही हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, यानी जाने का उसका काम जारी है, जाने का काम उसका चल रहा है। इसलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यू शब्द से बना हुआ है, इसलिए जैसे वह जा रहा है तो कार्य उसका जारी है, कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें हम आते हैं दूसरे नंबर पे, जैसे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से हमने एग्जांपल लिया कि वह जा रहा है, यानी वह प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उन्नत कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। हम आगे आते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस का मतलब होता है इम्परफेक्ट, अपूर्ण, जो पूरा ना हुआ हो। जैसे वह जा रहा है तो जाने का काम कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यदि पूरा हो जाता तो फिर वह आगे जाने का काम नहीं करता। इसका मतलब है कि कार्य उसका भी अपूर्ण है, अगर पूरा हो जाता तो फिर आगे नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब हम आते हैं इसके रूल पे, जैसा कि इसके पहले भी टेंस में बताया गया है
कि किसी भी टेंस को हम इन सेंटेंसों में डिवाइड करके उसको अलग अलग नियम से कैसे बनाते हैं बताया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसको रूल में कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसके रूल होते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर है। हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो ऑलरेडी आपको टेबल बना करके पहले वीडियो में ही बताया दिया गया है कि इसका हिंदी में क्या पहचान होती है, इंग्लिश में क्या पहचान होती है। इसलिए आज सिर्फ हम आपको इसका स्ट्रक्चर और अनुवाद कैसे बनाना है उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका जो रूल है वो आप सब जान रहे हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, जैसे यहाँ पे सहायक क्रिया दिया गया है, इन सहायक क्रिया को लिखते हैं और उसके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड हम लिखते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यानी खेलने का काम इसका जारी है, वह खेलने का काम कर रहा है। और इसकी पहचान आप देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य में रहा है शब्द आ गया। इसके पहले भी हमने आपको बताया था वीडियो में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब कोई हिंदी वाक्य होता है तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान करके उसके बाद हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। जैसा यहाँ पे रूल हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम बनाते हैं। तो इसको हम अनुवाद कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। सबसे पहले चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, जो बिल्कुल साधारण वाक्य होता है, न तो उसमें किसी बात का इनकार किया गया होता है और न ही कोई प्रश्न किया गया होता है। तो ऐसे वाक्य हमेशा स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इसमें जब हम बनाएंगे इसका अनुवाद तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब का मतलब सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हमारा, अब देखिए सेंटेंस में वह खेल रहा है, तो इसका अनुवाद जब बनाएंगे तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे आप, क्योंकि यही कार्य करने वाला यही सब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही। अब इसके बाद हम ये देखेंगे जो सहायक क्रिया है इज एम आर, तो इज एम आर में से कौन सी सहायक क्रिया हम लगाएंगे। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार ये सहायक क्रियाएं लगती हैं। जैसे इज है तो इज का प्रयोग जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है, तो उसके साथ इज का हम प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट आई यानी कि मैं, अगर मैं शब्द आ जाता है तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, जिसके अनुसार सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और जब कोई सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो उसकी सहायक क्रिया हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रमशः जो ये नियम दिया गया उसके अनुसार हम लिखते जाएंगे। तो फिर ही, तो ही के बाद ये वचन का ये है, इसलिए इसके अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया लगेगी वह होगा इज। तो यहाँ पे हम सहायक क्रिया करेंगे इज। अब इसमें खेल रहा है, तो खेलना हमारा क्या है, वर्ब है, और इसी वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो प्लेन क्या होता है, खेलना। अब इसमें क्या करेंगे, हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे आईएनजी लगा दिए और इसमें न तो कोई ऑब्जेक्ट है और न ही कोई अदर वर्ड है, इसलिए यही पर इसको फुल स्टॉप देंगे और अनुवाद हम इस प्रकार से ही बनाएंगे। जैसे वह खेल रहा है तो इसका अनुवाद होगा he is playing। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का मतलब ये होता है नकारात्मक, जिसमें कोई व्यक्ति हर एक बात को इनकार करता है, नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
इस रूल में हमने देखा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल थे, नेगेटिव सेंटेंस में भी वही रूल है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इसमें जो आप सहायक क्रिया अफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहे थे, इसी के बाद सिर्फ हम नॉट लगा देंगे और बाकी सारी चीजें वही है। तो हमको इसका स्ट्रक्चर बनाने में भी कोई समस्या नहीं है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है सेम वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा उसमें नॉट को सहायक क्रिया के बाद ऐड कर दिया गया है। हम इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं नहीं खेल रहा हूं। मैं नहीं खेल रहा हूं। मैं नहीं खेल रहा हूं, यानी हम इसका जो अनुवाद बनाएंगे, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी, तो मैं की अंग्रेजी क्या करेंगे? सब्जेक्ट यहाँ पे जो हमारा होगा मैं की अंग्रेजी आई के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, जैसा कि ऊपर हमने बताया उसी के अनुसार लगाएंगे। आई के अनुसार सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? एंड। वहां की चूंकि निगेटिव है, नए शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए नए शब्द का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग किए हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। अब उसके बाद क्या है? वर्ब का आईडी फॉर्म लगाना है। हमारा वर्ब क्या है? क्रिया क्या हमारी है? खेल रहा है, तो खेलना के लिए क्या होता है? प्ले। अब उसमें क्या करेंगे आप? आईडी फॉर्म जोड़ देंगे। अब इसके बाद ना तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई अदर वर्ड है, इसलिए स्टार्ट इसको कर देंगे। तो हम इसका अनुवाद कैसे बनाए? मैं नहीं खेल रहा हूं, तो आई एम नॉट प्लेइंग। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को हम बना लेते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम आज आपको क्लियर कर दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न वाचक वाक्य। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से कम बनाए जाते हैं। पहला जो इसका स्ट्रक्चर है, रूल है, यह है कि यदि वाक्य की शुरुआत से क्या से हो जाती है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का नियम क्या होगा, यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाती है, तो हमारा नियम होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एंटी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? यहां वाक्य की शुरुआत क्या से की गई? अगर क्या से किया जाता है तो हम इसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखते। हम क्या करेंगे? इन्हीं सहायक क्रियाओं में से जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब को ले लेते। क्योंकि यहाँ पे देखना है जो हमारा सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के अनुसार चूंकि बहुवचन का कार्य करता है, इसलिए इसकी सहायक क्रिया हम क्या लेंगे? आर लेंगे। तो इसका अनुवाद जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आर। अब उसके बाद ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो यहाँ पे यू कर लेंगे। उसके बाद है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ रहा है। पढ़ना ही हमारी क्रिया है, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी? रीड। अब इसमें क्या जोड़ेंगे?
आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं बच रहा है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है और ना ही अदर वर्ड है। तो लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य पूर्ण होगा। अनुवाद क्या हुआ, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो जो कोई भी वाक्य यदि क्या से शुरू होता है तो हमेशा उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है उस सहायक क्रिया को लिखते हैं जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम दूसरे रूल पे आते हैं और दूसरा रूल हमारा है कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो नियम इसका क्या होगा। यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो इसका नियम हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह हमारा नियम होता है जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है। जैसे वे क्या खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं। तो वाक्य हमारा ये हो गया वे क्या खा रहे हैं। तो इसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन है, क्या है। क्या जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कह रहे हैं। जो भी हमारा प्रश्न सूचक शब्द होगा, कब, क्यों, कहां, कैसे, यही हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं। इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट, व्हाट लिखेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। तो वे देखना ये है एक वचन का है कि बहुवचन का है। अगर बहुवचन का है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगेगी। तो इसके अनुसार हमारी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, आर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की अंग्रेजी दे। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, देखिए खा रहे हैं। तो खाना हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। तो यहाँ ईट मीन्स खाना और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा ईटिंग। इसके बाद ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई अदर वर्ड है। लास्ट में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हम कर देंगे। तो अभी आगे आपको मैं कुछ और भी बताऊंगा। तो अब देख, आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि हमने कहा कि इसमें 3 रूल होते हैं, तो 2 रूल आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब इसके बाद तीसरा रूल है, यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो इसका नियम क्या होगा। तो इसका नियम हम जो देख रहे हैं यहाँ पे बना दिया गया है रूल कि हु प्लस इजेमार प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल होता है जब हिंदी वाक्य में अगर कौन शब्द आ जाए तो। जैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, कौन जा रहा है, कौन शब्द आ गया तो हम इसका जो रूल होगा, इस रूल के तहत इसका हम अनुवाद बनाएंगे। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, कौन शब्द। तो कौन के अंग्रेजी क्या करेंगे, यहाँ पे हु लिखेंगे। अब चूंकि जाने का काम कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया होगी वह हो जाएगी इज। अब क्या कर रहा है, वहां जा रहा है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, वो होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा गोइंग, हु इज गोइंग। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कौन शब्द वाला भी अनुवाद आसानी से हम बना लेते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपको पूरा टेंस तैयार हो जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद।